नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। लगातार आप पढ़ते रहिए। ल्यूसेंट की हमारी सीरीज चल रही है, इसके नोट्स भी आप बनाते रहिए। पूरा ल्यूसेंट में आपको कवर कराऊंगा, यानी कि शुरू से लास्ट तक स्टैटिक जीके तक पूरा कवर कराऊंगा। टॉपिक बाई टॉपिक हम कवर करने चल रहे हैं ल्यूसेंट को। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। तो आज की जो सभ्यता की या काल की बात करेंगे वो वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक काल हमारा टॉपिक है। और वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि कृषि और पशुपालन पर आधारित सभ्यता थी वैदिक काल की सभ्यता, है ना। इसी वेद से ही वैदिक नाम बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है और इसमें वेदों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो 4 प्राचीन या प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रों के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, यानी कि वेद हैं। ठीक है, जिसमें यजुर्वेद की और सामवेद की, अथर्ववेद की, इन सभी वेदों की हम बात करने चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप जुड़िएगा। टॉपिक हमारा वैदिक सभ्यता है टॉपिक। ठीक है, तो देखिए वैदिक सभ्यता को अच्छे से समझिएगा। एक एक पॉइंट बेटा रटते चलिएगा। ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है आपके लिए, मैं आपको बता दूं। देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा वैदिक सभ्यता। क्या हेडिंग है हमारी? वैदिक सभ्यता, है ना। तो अगला पॉइंट, वैदिक काल को बेटा विभाजन किया गया सबसे पहले 2 भागों में। जो वैदिक सभ्यता है, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बेटा? 2 हिस्सों में, है ना। 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से का नाम है, एक काल का नाम है ऋग्वैदिक काल। बेटा लिखते चलिएगा आराम से। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका समय काल है। पढ़ने की सुविधा की वजह से, अच्छे से आपको समझ में आए और इतिहासकारों ने लिखने की वजह से जिसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, तो इस हिस्से को 2 हिस्सों में बांटा है वैदिक काल को। कितने हिस्सों में बेटा? एक पहला हिस्सा है, एक दूसरा हिस्सा है इसका। पहला हिस्सा ऋग्वैदिक काल है, दूसरा हिस्सा इसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। दूसरे हिस्से का नाम क्या बेटा? उत्तर वैदिक काल। ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल है। 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है बेटा, 2 हिस्सों में वैदिक सभ्यता को बांटा गया। आर्यों की बात करें, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। सबसे पहले कहां पे बसे थे? अफगानिस्तान में और पंजाब में। आर्यों की बात करें, आर्यों के द्वारा ही बेटा इस सभ्यता को भारत में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई वैदिक सभ्यता को स्थापित का श्रेय किसे जाता है? आर्यों को जाता है बेटा। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, सर्वोत्तम, है ना। कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं, आर्य का अर्थ होता है। आर्य बेटा प्रश्न पूछा जाता है कि जो आर्य शब्द है, आर्य का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है उत्तम, यानी कि कुलीन। कुलीन भी आप कह सकते हो, सर्वोत्तम भी आप कह सकते हो, है ना। इसका ये अर्थ होता है, मतलब होता है, सेंस होता है बेटा इसका। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। अगला पॉइंट है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। कौन से स्थान को? मध्य एशिया को। ये सबसे प्रामाणिक माना जाता है मध्य एशिया। प्रोफेसर साहब थे एक, जिनका नाम था मैक्स मूलर। इन्होंने माना था कि जो आर्य भारत में आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। कहां से आए बेटा? मध्य एशिया से भारत में आए थे। ठीक है, आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों ने जिस सभ्यता को जन्म दिया भारत में, जिस सभ्यता को स्थापित किया भारत में, उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता को। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी बेटा? ग्रामीण सभ्यता, है ना। ये नोट करना है, मुख्य बात यही है यहाँ पे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो प्रसिद्ध भाषा थी वो बेटा वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत, है ना। संस्कृत आर्यों की प्रसिद्ध भाषा थी। ठीक है, संस्कृत प्रमुख या प्रसिद्ध भाषा थी। और कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। इससे पहले की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? शहरी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटे थे। आरोही क्रम यदि देखें हम प्रशासनिक इकाइयों का, तो देखिए सबसे पहले कुल, उसके बाद ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये आरोही क्रम है प्रशासनिक इकाई का, है ना। जैसे आज भी तो हमारी प्रशासनिक इकाई होती नहीं है। कहां से शुरू होती है? गांव से शुरू होती है ना प्रशासनिक इकाई। गांव में प्रधानी के चुनाव होते हैं, प्रधान चुना जाता है, सरकार फंड देती है, वो गांव का विकास करते हैं, है ना। प्रधान के बाद कौन होते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, यानी कि गांव के अंडर में ही होते हैं। गांव का मुखिया प्रधान होता है। राजस्थान में सरपंच होता है, हरियाणा में भी सरपंच होता है, कई जगह
प्रधान और कई जगह सरपंच भारत के अलग अलग राज्यों में कहा जाता है। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक का हेड होता है, ठीक है। ब्लॉक के बाद जिला अध्यक्ष होता है। इस तरीके से आज भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। और उस समय प्रशासनिक व्यवस्था गांव, विशु, जन और राष्ट्र। गांव के मुखिया ग्रामीणी, विस का प्रधान विस्पति, देखो विस का प्रधान विस्पति होता था, गांव का मुखिया ग्रामीणी होता था, एवं जन का शासक राजन होता था। जन, जो इसमें एक यूनिट दी है ना, जन, जन का शासक कौन होता था? राजन होता था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ, रुद्र एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। विश्वामित्र सबसे उदार पुरोहित थे इसमें, ठीक है, राज्य के अधिकारियों में। आगे देखिए, ये उत्तर वैदिक शब्द हैं और ये राजा का नाम है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस हिसाब से जाना जाता था? ये राजाओं के नाम है, यहाँ पे कुछ है ना, तो देखिए अंतर स्पष्ट करते हैं। पूर्व, यानी कि उत्तर वैदिक शब्द में पूर्व शब्द इस्तेमाल होता था। राजा का नाम सम्राट कहते थे। पश्चिम दिशा में बात करें तो पश्चिमी लिखा है, यहाँ पे प्रतीची बोला गया है। पश्चिम को क्या बोला गया? प्रतीची। उत्तर में, उत्तर को विराट भी बोला गया है। क्या बोला गया? विराट बोला गया बेटा, है ना, उत्तर दिशा को। मध्य वाले भाग को राजा कहा गया है। मध्य वाले भाग को क्या बोला गया? राजा। दक्षिण में यानी कि साउथ में भोज कहा गया है। साउथ में क्या बोला गया? भोज। ये उत्तर वैदिक के शब्द हैं, इन्हीं के राजाओं के नाम है ये, ठीक है। जो दक्षिण में होता था भोज कहलाता था, मध्य में होता था राजा कहते थे, उत्तर में होता था विराट कहते थे, पश्चिम में प्रतीची और पूर्व में सम्राट, है ना, सम्राट कहते थे। एक एक मेरे साथ नोट करते चलना। आगे देखिए, सूत, रयकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी को रानी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा पूर्व प्राची सहित 12 हुआ करती थी। इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 12 रानी कहे जाते थे। इनकी संख्या पूर्व प्राची सहित 12 होती थी, ठीक है। अगला है, पुरम दुर्गापति और स्पष्ट जासूस थे जो लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते थे इस सभ्यता में। आज भी होते हैं, जैसे सीबीआई होती है, रॉ होती है ना, उस समय भी होते थे भाई। गतिविधियों को देखने के लिए अलग अलग समय कालों में रहे। पुरप और दुर्गापति ये जासूस होते थे वैदिक सभ्यता में। क्या होते थे? जासूस। बाजपति कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ठीक है। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। जैसे आजकल हमारी फोर्स होती है, फोर्स में भी एसटीएफ होती है, अलग अलग विंग्स होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक एक पॉइंट लिया मैंने बेटा। भाग, बहु, राजस्व, कर एकत्र करने वाला। भाई टैक्स कौन इकट्ठा करता था वैदिक सभ्यता में? प्रश्न आता है, टैक्स को इकट्ठा करने वाला, कर को इकट्ठा करने वाला। इस सभ्यता में उसका नाम क्या होता था? बाग बहु बोलते थे। बूह, माफ कीजिए, बाग बूह बोलते थे, ठीक है, टैक्स इकट्ठे करने वाले को। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गांव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। जिसका अर्थ क्या बेटा? गायों की खोज। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। जैसे लड़ाई हो रही है तो राजा ही करेगा। युद्ध के लिए गांव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। युद्ध के लिए गांव शब्द का इस्तेमाल किया गया बेटा। किसका? गांव शब्द का, ठीक है। अगला पॉइंट है, 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी बेटा? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध कौन सा बेटा? 10 राग, बहुत प्रसिद्ध युद्ध 10 राग युद्ध, ठीक है। सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। जिसमें सुदास विजयी हुआ था, है ना। सुदास और 10 जनों के बीच में ये लड़ा गया था। सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लड़ाई है ये बेटा। पहला विश्व युद्ध था 7वें मंडल में बेटा। ये कौन सी मंडल में? 10 राग 7 में। पहला विश्व युद्ध था बेटा, जो किसके लिए लड़ा गया? पानी के लिए लड़ा गया था, जल के लिए लड़ा गया था। पहला विश्व युद्ध था ये। ऐसे इतिहास के हिसाब से 10 राग यानी कि 10 राजा थे रावी नदी के तट पर, जिसे परसुणी नदी कहा जाता था। रावी नदी का प्राचीन नाम लिखिएगा। रावी नदी को क्या बोलते हैं बेटा? परसुणी नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। परसुणी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राग युद्ध। देखो, उपनिषदों की संख्या कितनी है बेटा हमारे यहाँ शास्त्रों में? 108। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, उपनिषदों की संख्या बताइए। 108। महाप्राणों की संख्या बेटा कितनी है? 18। महाप्राण कितने? 18।
वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है बेटा हमारे यहाँ सभ्यता में 6 है। ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों लिख लेना, तीनों अच्छे से लिख लेना। उपनिषद 108 है, महाप्राण 18 है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है बेटा 6 है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है बेटा 6 है। खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना, नोट कर लेना अच्छे से। ये 2 पार्ट में कवर करूंगा मैं वैदिक सभ्यता को, एक एक प्रश्न छूटेगा नहीं, चिंता ना करें, आप जुड़े रहें हमारे साथ और शेयर करें। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में महाप्राणों की संख्या है विभक्त था, यानी कि ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में महाप्राणों की संख्या के हिसाब से विभक्त था। ये वर्ण थे कौन कौन से, ब्राह्मण, है ना, 4 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा ब्राह्मण, ठीक है, और दूसरा इसमें वेदांग की संख्या, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होकर के छपा है। दूसरा क्षत्रिय, उसके अलावा वैश्य, और वैश्य के अलावा शूद्र, ठीक है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ये जो विभाजन है ये व्यवसाय पर आधारित था भाई साहब, व्यवसाय के हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया है वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, कौन सा मंडल बेटा ऋग्वेद का 10वां मंडल है, एक एक पॉइंट नोट करना है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण का जन्म कैसे हुआ है, परम पुरुष के मुख से हुआ है बेटा ब्राह्मण का। क्षत्रिय का उनके भुजाओं से, वैश्य का उनकी जांघों से, एवं शूद्र का उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। शूद्रों का जो जन्म हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वो कैसे, पैरों से, है ना। ये शायद मैं पहले हड़प्पा सभ्यता में भी एक बार बता चुका हूं। आर्यों का जो समाज था बेटा, आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था, है ना। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहलाती थी। आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी बेटा, कुल। और समाज किस पर आधारित है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान। और हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था वो मातृ प्रधान था बेटा, यानी कि माता को प्रधानता दी गई थी। और वैदिक सभ्यता में पिता को प्रधानता दी गई, यानी कि पुरुष को प्रधानता दी गई है। हड़प्पा सभ्यता महिला को प्रधानता देता था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, कुलप। जिसका मुखिया कौन होता था बेटा, पिता ही होगा, आपको पता है घर का मुखिया कौन होता है, पिता, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, ठीक है भाई, यज्ञ करती थी बैठ के साथ में, क्या करती थी, यज्ञ, अपने पति देवों के साथ बैठ करके। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था भाई साहब। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह भी नहीं होते थे और पर्दा का भी प्रचलन नहीं था। कौन सी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, ठीक है। अगर महिला विधवा होती थी तो मृतक भाई पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है। शिक्षा के विषय में लिखा गया है वैदिक सभ्यता में, स्त्रियों को अनुमति थी शिक्षा ग्रहण करने की, हमारी सभ्यता में पढ़ाई कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा एवं विश्वास एवं जैसी विदुषी स्त्रियों का, विदुषी यानी कि जैसे पुरुष के लिए क्या बोलते हैं, विद्वान, और महिलाओं के लिए विदुषी शब्द बोलते हैं। ऐसी प्रसिद्ध स्त्रियां हैं जो ऋग्वेद में उल्लेख है। लोपामुद्रा, घोषा एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख या वर्ण मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा गया। जो शादी नहीं करती थी ऐसी महिलाओं को क्या बोला गया बेटा, अमाजू बोला गया। जीवन भर अविवाहित रहने वाली। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था भाई साहब। किसके लिए, जीविकापार्जन के लिए। क्या पढ़ाता था ये टीचर, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापकों को उपाध्याय कहा गया है। क्या बोला गया, उपाध्याय कहा गया है। ये कुछ प्रमुख दर्शन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बस इनके नाम पता करना है तो आपको दर्शनों के। प्रसिद्ध दर्शन है जैसे चारवाक, ये एक दर्शन है बेटा चारवाक नाम का। इसके संस्थापक कौन थे, चारवाक नाम के व्यक्ति थे संस्थापक। जैसे दूसरा दर्शन है पूर्व मीमांसा जैमिनी, इसके संस्थापक थे। जैसे योग के बारे में किसने बताया, तो आप जानते पतंजलि, है ना। योग का दर्शन किसने दिया, पतंजलि ने। पूर्व हो गया, ये उत्तर है, यहाँ पे एक उत्तर मीमांसा है। इसका वादरायण नामक व्यक्ति थे। कौन थे, वादरायण। सांख्य के संस्थापक कौन थे, कपिल थे। वैशोषिक के कणाद थे बेटा, और न्याय के गौतम।
ये दर्शन दिए इन सभी व्यक्तियों ने, ये प्रमुख दर्शन और प्रमुख प्रवर्तक आपको रट लेने, याद कर लेने चाहिए। आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो पूछा जाता है, यहां से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। यहां से एक ना एक प्रश्न बेटा पूछा जाता रहता है। कहां से? इसी दर्शन से, ठीक है बेटा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, यहां से दो पार्टों में पढ़ाएंगे हम इसको। देखो, आर्य जो इस्तेमाल करते थे पेय पदार्थ के रूप में सबसे ज्यादा, तो पेय पदार्थ के रूप में किसका? सोमरस का इस्तेमाल करते थे बेटा। किसका इस्तेमाल करते थे भैया? सोमरस का इस्तेमाल करते थे आर्य पीने के लिए। आज भी सोमरस का इस्तेमाल करती है जनता, है ना। आजकल उसी सोमरस को क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम है उसके, है ना। जैसे बुडवाइजर सोमरस के नाम है भाई साहब जी, है ना। बोध का होता है, एक ब्लैक डॉग होती है, जो सोमरस है। उस समय सोमरस ये होता था मुख्य पदार्थ। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, एक वास, दूसरा अधिवास और 3 उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले, अब जो देखो अंदर पहनने वाले कपड़ों तक का उल्लेख है, नीवी कहा जाता था। आर्य जो इस्तेमाल करते थे वस्त्र। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं दत्यु क्रीड़ा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था बेटा? पशुपालन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, और कृषि। जो आर्य थे, आर्य भारत में आए, भारत में इन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना करी, वैदिक काल को स्थापित किया, कृषि के ऊपर आधारित थे और पशुपालन करते थे। ये 2 कार्य करते थे, कृषि और पशुपालन का काम किया करते थे आर्य, ठीक है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक बेटा, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? परमाणुवाद का। इन्होंने परमाणुवाद के सिद्धांत दिए, महर्षि कणाद को कहा गया बेटा, ठीक है। गाय को अगन्या कहा गया है, ना मारने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था है। जो गाय को मारेगा, गाय की हत्या करेगा, तो उस समय वैदिक सभ्यता में मृत्यु दंड दिया गया है, यानी कि मृत्यु से नीचे कोई दंड नहीं है, और देश से भी बाहर निकाले जाने की व्यवस्था है हमारे शास्त्रों में। और गाय को अगन्या कहा गया बेटा। क्या बोला गया बेटा? अगन्या, है ना। गाय को क्या बोला गया बेटा? अगन्या। ये आ चुका है पेपरों में कई बार, याद रखना। ना मारने योग्य पशु, गाय को क्या बोला गया? अगन्या, ना मारने योग्य पशु। गाय को हमारे यहाँ माता माना जाता है। घर में जब खाना बनता है, भोजन बनता है, तो भोजन में सबसे पहले जो रोटी है माँ के द्वारा, घर के किसी भी सदस्य के द्वारा गाय के लिए निकाली जाती है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमारा धर्म ये कहता है, हमारी सभ्यता ये कहती है ना। चोट नहीं पहुंचाई जाती है, मारी नहीं जाती है। तो गाय को ना मारना यानी कि अगन्या, ठीक है। आर्यों का सबसे प्रिय पशु, सबसे प्रिय पशु, सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा, और सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, और सबसे प्रिय पशु किसका इस्तेमाल करते थे? घोड़े का इस्तेमाल करते थे। आर्य किसका इस्तेमाल करते थे बेटा? घोड़े का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी बेटा। आर्यों के द्वारा लोहा खोजा गया। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लोहे के प्रमाण नहीं मिलते बेटा। हड़प्पा सभ्यता में लोहे के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो लोहे के सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिलते हैं बेटा? लोहे के सबसे पहले प्रमाण यहां मिलते हैं, इन्हों के द्वारा खोजी गई, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। क्या नाम दिया गया लोहे को? श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था, ठीक है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। जो व्यापारिक व्यक्ति होता था उसे क्या बोलते थे? पड़ी बोलते थे बेटा, है ना। जो व्यापार का काम करता था पड़ी कहलाता था। व्यापारिक व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन होता नहीं था। लेन देन कैसे होता है? आज पैसे होते हैं तो पैसा लेके आप गए दुकान पे, है ना। पैसा है आपकी जेब में, आप चीनी लेके आए, चाय पत्ती लेके आए, या आप कुछ भी लेकर के आए, सब्जी लेकर के आए, तो पैसे देंगे और सामान लेकर के आएंगे। या किसी कहीं पे भी गए तो सारी चीजें पैसों के माध्यम से। लेकिन उस समय वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु आपके पास है तो उस वस्तु को आप उसे देंगे, उसके बदले में आपको एक वस्तु मिलेगी। जैसे आपके पास चावल है, जैसे आपके पास गेहूं है, तो आप कोई अन्य वस्तु लेने गए तो आपको चावल या गेहूं देना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो बदले में वस्तु मिलेगी, है ना। तो वस्तु विनिमय, वस्तुओं की अदला बदली, विनिमय का मतलब अदला बदली, ठीक है। ऋण देकर ब्याज देने वाले को बैंक नोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था।
ब्याज वाले व्यक्ति को आज भी बोलते हैं भैया सूदखोर, उस समय भी बोलते थे जो ब्याज लेता था। क्या बोला गया बेटा? सूदखोर। अब कुछ प्राचीन नाम है नदियों के और आधुनिक नाम भी हैं। जैसे एक नदी है कुंभ, क्रुम्भ करके एक नदी का नाम है। कौन सी नदी है बेटा? क्रुम्भ। इस नदी का नाम आधुनिक नाम में कुर्रम बोलते हैं। इस नदी को क्या बोलते हैं बेटा? कुर्रम बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कुंभा नदी है बेटा दूसरी। कौन सी नदी है बेटा? कुंभा। कुंभा को काबुल बोला गया है। कुंभा को क्या बोला गया मेरे भाई? काबुल बोला गया। ये नदियों के नाम आते हैं एग्जाम में, जो आपको ध्यान रखने हैं। बितस्ता नदी है, बितस्ता को क्या बोला गया बेटा? झेलम बोला गया बितस्ता नदी को। ठीक है, अस्किनी नदी को क्या कहा गया है? चिनाब कहा गया है अस्किनी नदी को। पुरुषोचित नदी को क्या बोला गया है? रावी। परुष्णी नदी बोलते हैं वैसे बेटा, रावी को क्या बोलते हैं? परुष्णी लिखना। रावी को परशुणी नदी भी कहा गया है ना। इसी के तट पर दसरा की युद्ध हुआ था। सतुद्री नदी अगली, सतुद्री को बेटा सतलज नदी कहा गया है। नया नाम क्या है? सतलज। ये प्राचीन नाम है सतुद्री। विपाशा पुराना नाम है। विपाशा का नया नाम क्या है? ब्यास, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी, रावी और ब्यास वहीं से निकलती है ना। सदानीरा, ये प्राचीन नाम है। सदानीरा को क्या बोलते हैं बेटा? गंडक बोलते हैं। नया नाम गंडक है। सरस्वती, सरस्वती का घग्गर नाम है बेटा इस समय। वर्तमान में सरस्वती नदी घग्गर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गोमती नदी की हम बात करें तो बेटा गोमती को गोमल कहा गया है। गोमती को गोमल। सुबस्तु एक नदी का उल्लेख है। सुबस्तु को बेटा स्वात नदी बोला गया है। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नदी का जाएगा नहीं, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इस पार्ट का आप, है ना। ये पूरा मैंने आपको वहां से बता दिया है, डिट्टो मैंने आपको बता दिया है बेटा जी, यहां से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। मनुष्य एवं देवता के मध्य की भूमि को निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि बोला गया। क्या कहा गया बेटा? अग्नि, है ना। और अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के हिसाब से सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सबसे ज्यादा पूछा गया, नोट कर लेना, सबसे पवित्र। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। यमुना जी का 3 बार आया है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है बेटा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा कौन सी नदी को लिखा गया है? सिंधु नदी को सबसे ज्यादा लिखा गया है, सिंधु नदी को ऋग्वेद में। ठीक है, सिंधु। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पवित्र नदी कौन सी है बेटा? सबसे पवित्र नदी है आपकी सरस्वती नदी, सबसे पवित्र नदी है बेटा। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, कौन से भगवान के स्थान पर? इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। भाई प्रजापति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे इंद्र भगवान के स्थान पर। और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विष्णु भगवान के 3 पगों का, विष्णु भगवान के 3 पगों का विकास कहां पे हुआ था बेटा? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता, एक यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, कौन से यज्ञ का? राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। वर्ण की बजाय किस पे आधारित होने लगे थे? निर्धारित जन्म के आधार पर, है ना। वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म पर निर्धारित होने लगी थी व्यवस्थाएं। ठीक है भैया, अगला देखो। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोलते थे? सिरा। और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता। और हल को सिरा कहा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जो क्वेश्चन नोट करना, निष्क को नोट करना, यहां पूछा गया है। शतमान को नोट करना, यहां से पूछा गया है। मुद्रा की इकाई थी शतमान, वैसे चांदी का, चांदी की मुद्रा को कहा गया बेटा। और निष्क बोला गया सोने की मुद्रा को। निष्क सोने की मुद्रा को बोला गया है ना, नोट करना। ये इकाइयां थी वैदिक सभ्यता में। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। अभी मैंने पढ़ा है ना दर्शनों के, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन बेटा, है ना। इसके अनुसार मूल तत्व कितने? 25 हैं, जिनमें प्रकृति का पहला तत्व है। जन्म प्रकृति पहला तत्व है 25 मूल तत्वों में, जो कि सांख्य दर्शन में दिए हैं। कहां पे दिए हैं बेटा? सांख्य दर्शन में दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो
कुछ देवताओं के नाम है जो देवता प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार। जैसे इंद्र देवता किससे संबंधित है? युद्ध के नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है, युद्ध का नेता भी कहा जाता है इंद्र देवता को। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच का संबंध। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का देवता वरुण को। ध्यो को आकाश का देवता कहा जाता है, सबसे प्राचीन। ठीक है। सोम वनस्पति देवता यानी कि सोम रस मैंने पढ़ाया अभी। ऊषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता होता था बेटा। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, विष्णु के बारे में तो पढ़ाई होगा, विष्णु भगवान जी के बारे में। मरुत आंधी एवं तूफान का देवता, आंधी एवं तूफान का देवता होता था मरुत। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, यहां से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको नोट करिएगा। इंद्र के बारे में है ना, इन सभी देवताओं के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, सभी देवताओं को लिख लेना। अगला देखते हैं, सत्यमेव जयते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, यज्ञ की तुलना भी की गई है फूटी नाव से बेटा। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया बेटा? क्वेश्चन आता है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया बेटा? छाप लेना, ये छाप लेना, ये प्रश्न, ये एक एक नंबर वो है बेटा जो कि एग्जाम में आपको लेकर के आएगा। एक एक नंबर है, एग्जाम में आपको लेकर के आएगा। सत्यमेव जयते है ना, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते मतलब जहां सत्य होता है वहां विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है अल्टीमेटली, है ना। सत्यमेव जयते जो कि हमारे राष्ट्रीय वाक्य भी है, जो हमारा अशोक चिन्ह है उसके नीचे लिखा हुआ है, भारत सरकार का राष्ट्रीय वाक्य के तौर पर सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक जयमती की रचना की गई। गायत्री मंत्र सब्रत नामक देवता को संबंधित है। गायत्री मंत्र किसको संबंधित है? सब्रत नामक देवता को गायत्री मंत्र संबोधित करता है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने रचना करी गायत्री मंत्र की? विश्वामित्र जी ने रचना करी थी गायत्री मंत्र की। ठीक है बेटा, ये भी याद रखना, गायत्री मंत्र की रचना करने वाले व्यक्ति विश्वामित्र जी थे। कौन थे? विश्वामित्र जी थे गायत्री मंत्र की रचना करने वाले व्यक्ति। नोट कर लेना, ये पूछा जाता है, इसे नोट करिएगा। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निम्न से शुरू हुई थी। श्राद्ध की, जो श्राद्ध करते हैं, यहां से शुरू हुई है वैदिक सभ्यता में श्राद्ध। दत्तात्रेय ऋषि थे, इनका उल्लेख कई बार भागवत कथाओं में या कई हमारे जो साधु सन्यासी हैं वो भी बताते हैं दत्तात्रेय ऋषि की कथा। ठीक है, तो श्राद्ध की प्रथा यहां से शुरू होती है बेटा। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कौन से नगर में? कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता है बेटा। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या था बेटा? जय संहिता, जो पूछा जाता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था बेटा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, पुराना नाम जय संहिता, नोट करिएगा। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र शब्द जो आया है ना, वो कहां पे आया? उत्तर वैदिक काल में आया है। गोत्र है ना, आजकल जो ब्याह शादी होते हैं वो किससे होते हैं? गोत्र देख करके। तो गोत्र ये शब्द कहां से आया है? उत्तर वैदिक काल में आया है। कहां से आया बेटा? उत्तर वैदिक काल में आया है। रूढ़िवादी विचारधारा इसे छोड़ देते हैं, इसका कोई लेन देन नहीं। दर्शन विचारधारा है सांख्य। ये एक बार मैंने बता दिया, फिर दोबारा एक बार देख लीजिए। एक बार मैं बता चुका हूं इन दर्शनों को, दोबारा से फिर देखो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आते हैं बेटा। जैसे देखिए, सांख्य एवं बौद्ध धर्म का दर्शन किसने दिया? सांख्य कपिल ने दिया था। ठीक है। योग एवं जैन धर्म का, योग का पतंजलि ने दिया था। ठीक है, योग किसने? पतंजलि ने दिया था। न्याय एवं लोकायत का किसने दिया था? ये न्याय गौतम ने दिया था। ठीक है। वैशेषिक अज्ञान का वैशेषिक कणाद ने दिया था बेटा। ये सिद्धांत दिए गए हैं, ये सिद्धांत आपको सिर्फ याद करने। मीमांसा आजीवक का किसने दिया था? मीमांसा जयमिनी ने दिया था। ठीक है। वेदांत का वेदांत ने दिया था। ये एक बार मैंने बता दिया, दोबारा आया इस क्लास में, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सांख्य क्या विचारधारा है? सांख्य की क्या विचारधारा है? सांख्य का मतलब क्या है? इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो देख लो एक बार।
सांख्य विचारधारा, बार बार आप पढ़ रहे हैं ना, सांख्य दर्शन किसने दिया, किसने दिया, क्या मतलब है इसका। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान होना चाहिए। इस दर्शन के हिसाब से आत्मज्ञान ही मोक्ष की तरफ ले जाता है बेटा। मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आत्मज्ञान बढ़ाइए। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है, सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है। यह अवधारणा कौन सी, सांख्य दर्शन वाली, ठीक है, कौन सी है, सांख्य दर्शन वाली। अब इसका जो दूसरा पार्ट होगा बेटा, ये एक पार्ट है वैदिक काल का, वैदिक सभ्यता का। इसका दूसरा पार्ट यहां से आगे पढ़ाऊंगा मैं, है ना। दो पार्टों में कवर करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बहुत बड़े हैं ये, तो अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे, आप नोट भी करेंगे। और बहुत जल्दी हम रेलवे ग्रुप डी का भी, स्पेशल साइंस का, रेलवे ग्रुप डी स्पेशल साइंस का बहुत जल्दी शुरू करने चलेंगे आप लोगों के बीच में। ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है 32,000, सभी आवेदन करें। 18 से 36 उसमें उम्र है, और जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10th है, यानी कि 10th आप पढ़े लिखे होने चाहिए, उम्र 18 से 36 होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कीजिए और लग जाइए तैयारी में बेहतरीन तरीके से। 6 साल बाद वैकेंसी आई है, बहुत कम वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी देनी चाहिए थी, है ना। 2019 में लास्ट आई थी, 18-19 में, उसके बाद एग्जाम उसका 2022 में हुआ था। अब 6 साल बाद आई है। 32,000 बहुत ही कम वैकेंसी है। सरकार को वैकेंसी बढ़ानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी का इंतजार करते हैं, उनकी फेवरेट जॉब होती है, रेलवे की स्पेशली तैयारी करते हैं। लेकिन साइंस पे मुख्यतः ध्यान दीजिएगा रेलवे में, है ना। ग्रुप डी में साइंस और जीके तो साइंस के साथ ही रहेगी, करंट अफेयर्स भी उसी के साथ रहेगी, वो हम कराएंगे आपको। लेकिन स्पेशल ग्रुप डी के हिसाब से क्लासें बहुत जल्दी मैं शुरू करूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।